power in AC. Average power P इज इक्वल टू होता है V I cos phi, where V and I are RMS values. Cos phi is power factor. अब ये पावर क्या होती है, सिर्फ रजिस्टर में कंज्यूम होती है, इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर कंजम्पशन नहीं होता. एवरेज पावर कंजम्पशन अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज 0, राइट. एवरेज पावर across capacitor and inductor is 0. कैसे? बिकॉज फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2. फेज डिफरेंस π/2 होता है, और cos π/2 कितना हो गया, 0 हो गया. दैट इज वन रीजन. And cos phi is equal to 0. That is one reason. Another reason, if you will check, ये ऑल्टरनेटिंग करंट होती है ऐसे. तो अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, जैसे कैपेसिटर में होता है वैसे ही इंडक्टर में होता है. सो इफ दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज टाइम, सो ड्यूरिंग दिस पोर्शन when voltage is increasing, the capacitor is in charging. चार्ज हो रहा है, तो ये सोर्स से एनर्जी ड्रॉ कर रहा है, और फिर इस पोर्शन में क्या हो रहा है, डिस्चार्ज. तो जितनी एनर्जी ली थी वो सारी एनर्जी वापस कर दी. तो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 0 हो गया. तो ऐसे ही नेक्स्ट हाफ साइकिल में देखोगे, किसी भी हाफ साइकिल में देखोगे, तो हाफ साइकिल के आधे पार्ट में वो एनर्जी ड्रॉ करेगा और बाकी आधे पार्ट में एनर्जी डिस्चार्ज कर देगा, वापस कर देगा. सो नेट एनर्जी कंजम्पशन बाय द कैपेसिटर इज 0. तो प्रैक्टिकली एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो रही है, अक्रॉस रजिस्टर. सो for series RLC circuit, power can be taken as I square R. Importance of high power factor. पावर होती है VI cos phi. If cos phi is low, current is high. अगर पावर फैक्टर लो कर देंगे तो करंट क्या होगा, हाई हो जाएगा. एंड पावर लॉस I square R in transmitting wires increase. अब जो ट्रांसमिटिंग केबल्स है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तुम लोगों के पास, उनका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है. अब अगर हाई करंट होगा तो उनमें एनर्जी लॉस होगा, कितना, I square R. तो वो लॉस मतलब वेस्ट हो गई एनर्जी. तो अगर हम पावर फैक्टर लो रखते हैं तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक तो उससे हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है एंड दूसरे अननेसेसरी एनर्जी लॉस होता है.
इसलिए हम पावर फैक्टर को हाई रखते हैं। अब पावर फैक्टर हाई कैसे रखते हैं, राइट? cos phi is equal to r upon z. Z is equal to under root r square plus xl minus xc square. If xl is equal to xc, तो cos phi is equal to 1. अगर xl xc के बराबर हो गया तो z is equal to r हो गया, तो पावर फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया. सो वी हैव टू कीप द xl एंड xc क्वाइट इक्वल. ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इसीलिए जितने भी इंडक्टिव कंपोनेंट होते हैं उनके साथ एक कैपेसिटर अटैच कर देते हैं, राइट? जितने भी इंडक्टिव कंपोनेंट होते हैं उनके साथ हम एक कैपेसिटर अटैच कर देते हैं. That is why any device based on inductor कौन कौन सी होती है, मोटर हो गई, फैन हो गई, आर कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर. यानी हम इन डिवाइस के साथ एक कैपेसिटर भी यूज करते हैं. देख लो, सारी मोटर्स के साथ एक कैपेसिटर लगाते हैं, क्योंकि मोटर क्या है, कॉइल. कॉइल क्या है, इंडक्टर. इंडक्टर होते ही एक्सेल बढ़ गया, एक्सेल बढ़ते ही पावर फैक्टर कम हो गया, तो इसलिए क्या करा, एक्सेल के साथ एक एक्सी लगा दिया, सो दैट पावर फैक्टर राइज, पावर फैक्टर बढ़ जाए. So that is what is the importance of power factor. Correct? Resonance in series RLC circuit. Resonance in series RLC circuit. ये एक सीरीज RLC सर्किट है. राइट? ये कब रेजोनेंस में होता है, जब ये मैक्सिमम करंट ड्रॉ करता हो, तो हम बोलेंगे रेजोनेंस में है. मैक्सिमम पॉसिबल करंट, दैट करंट चेंज विद द फ्रीक्वेंसी. वो करंट फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होती है. यानी हम अगर सोर्स फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो करंट चेंज होती जाती है, राइट? How this current change with the source frequency? It is something like that. ये frequency है and this is current, so it goes like this and then like this, and this is what is called as resonance frequency. इसको हम बोलते हैं resonance frequency, and this is the current at resonance, the maximum current, right? And this is called curve of resonance. आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट मैक्सिमम हो गई और उसके बाद फिर और बढ़ाने पे कम होने लगी. ठीक है, क्यों होता है? देखो, एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1/ω/c, राइट? अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एक्सएल ज्यादा है. तो व्हाट इज हैपनिंग एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? दोनों इक्वल हो गए. दोनों इक्वल हो गए तो नेट जीरो हो गया, क्योंकि एक्सएल और एक्सी तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो नेट जीरो हो गया, तो करंट मैक्सिमम हो गई. सो दिस इज व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. कब? जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए. सो एट रेजोनेंस, क्या चीज? हाँ, अभी ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये कंडीशंस है रेजोनेंस की, या प्रॉपर्टीज कह लो रेजोनेंस की. एट रेजोनेंस एक्सएल
is equal to XC. VL is equal to VC. Voltage applied equal to voltage across resistance. ठीक है. Z is equal to R. Cos phi is equal to 1. ठीक है. और I is equal to हो जाएगा V by R. फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हुआ? 1/2π√LC. दिस इज द फ्रीक्वेंसी जिस पे रेजोनेंस होगा. Application of resonance. Application of resonance. Tuning circuit. Tuning circuit में यूज होता है. What is a tuning circuit? जो हम रेडियो, टीवी, ट्रांसमीटर में ट्यून इन करते हैं. लाइक आपको गाना बजाना है 93.5 मेगाहर्ट्ज, तो आप क्या करते हो? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को 93.5 मेगाहर्ट्ज सेट कर दोगे तो वो 93.5 को रिस्पॉन्ड करते हैं. तो ट्यूनिंग सर्किट में क्या है? एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है. नॉब जब आप घुमाते हो, फ्रीक्वेंसी सेट करते हो, तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हो? सर्किट को रेजोनेंस पे ला रहे हो. जो सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर रहे हो? एल और सी चेंज करके हो जाएगी ना. फ्रीक्वेंसी इज दैट 1/2π√LC. आप एल या सी को चेंज करो तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. तो एल और सी को एडजस्ट कर दिया 93.5 पे, तो वो 93.5 को रिस्पॉन्ड करेगा. 93.5 के लिए करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा. राइट. द अनदर इज मेटल डिटेक्टर. हाँ, नहीं, आप कोई भी फ्रीक्वेंसी पे सेट कर सकते हो. उस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हवा में होना चाहिए. रेडियो स्टेशन ना कई गिनती की है ना. ऐसे थोड़ी है कि तुम कोई भी फ्रीक्वेंसी लगाओगे उस पर एक रेडियो स्टेशन बैठा है. ठीक है, हम तो कोई भी फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे अपने उसकी, लेकिन वहाँ पे सिग्नल, उसके लिए सिग्नल तो होना चाहिए ना जिसके लिए वो रेस्पॉन्ड करेगा. राइट. मेटल डिटेक्टर. मेटल डिटेक्टर क्या होता है? वो मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, कहीं पे भी जाओ तो एक ऐसा दरवाजा सा होता है. इसके अंदर से घुसते हैं, इस दरवाजे से निकलना होता है. तो ये मेटल डिटेक्टर है. ये मेटल डिटेक्टर क्या है? इसमें एक कॉइल होती है, ऐसे एक कॉइल होती है. ठीक है. कॉइल मीन्स इंडक्टेंस. अब ये एयर कोल्ड कॉइल है. कॉइल के बीच में तो हवा है. अब आप मेटल लेके पास उसके अंदर से गुजरोगे तो वो कौन सी कॉइल बन जाएगी? मेटल कोर कॉइल. मेटल कोर कॉइल तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगा. ठीक है. इंडक्टेंस बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा. तो देन एक्सएल विल कम, कीप ऑन कमिंग क्लोजर टू एक्सी. एक्सएल एक्सी के पास होता जाएगा तो करंट बढ़ता जाएगा. जितना ज़्यादा मेटल जेब में उतनी बड़ी आवाज़. ठीक है. तो जितनी ज़्यादा आवाज़ उतना रेजोनेंस के क्लोजर जा रहे हैं. ठीक है. तो पुलिस वाले तो ऐसे निकालते ना, जितनी ज़्यादा आवाज़ उतना ज़्यादा मेटल इसके पास. ठीक है. और जितना ज़्यादा मेटल, इसका मतलब मेटल में कुछ गड़बड़ है. ठीक है. So these are the two applications, right? Now, ये है रेजोनेंस कर्व. ये है रेजोनेंस कर्व. रेजोनेंस कर्व कितना शार्प है? ये ऐसे या ऐसे. दिस इज गवर्न बाय क्वालिटी फैक्टर. ज्यादा शार्प तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा. क्यू फैक्टर क्या होता है? 1/R√L/C.
बेसिकली क्यू फैक्टर होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू वोल्टेज अप्लाइड, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या टू वोल्टेज अप्लाइड। अब देखो जितना आर कम उतना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा। सो दिस कर्व आई कैन से इज फॉर लो आर and this curve is for high R. Right. What is the advantage of high Q factor? High Q factor का advantage क्या है? Sharp resonance होता है। Sharp resonance का मतलब फ्रीक्वेंसी में हल्का सा भी चेंज होता है, करंट ड्रास्टिकली डाउन होती है। अगर शार्प नहीं है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ तो करंट में क्या चेंज हुआ? कुछ भी नहीं। इतना फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ तो करंट में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और यहां पे फ्रीक्वेंसी में इतने चेंज में देखो कितना करंट चेंज हो गया। ठीक है, तो करंट तेजी से फॉल करता है। तो हम बोलते हैं शार्प ट्यूनिंग सर्किट मींस करंट एकदम फ्रीक्वेंसी चेंज होते ही एकदम से फॉल करेगा। ठीक है, तो जितना शार्प होगा उतना करंट एकदम से फॉल करेगा। राइट। LC oscillation, लाइक जो करंट होती है, अगर चार्ज एक्सेलरेट होता है, चार्ज एक्सेलरेट हो गया तो मतलब करंट चेंज हो रही है। तो जो टाइम वेरिंग करंट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी वही होती है जिस फ्रीक्वेंसी से करंट चेंज हो रही होती है। तो हम एक इंडक्टर लेते हैं, एक कैपेसिटर लेते हैं, चार्ज्ड कैपेसिटर, इनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर चार्ज है, तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा थ्रू दैट। राइट। इनफैक्ट इनिशियली एनर्जी कैपेसिटर के पास है मैक्सिमम, और इंडक्टर की एनर्जी 0 है। राइट। ओके, अब इंडक्टर की एनर्जी 0 है, कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम है। दिस इज जस्ट व्हेन द स्विच इज ऑन। एंड ऑन द करंट ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वी आर हेयर, यहां पे है करंट। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, धीरे धीरे करंट बढ़ेगी, तो करंट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इंडक्टर एनर्जी बढ़ेगी, कैपेसिटर एनर्जी कम होगी, और इस पॉइंट पे आके इंडक्टर एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, कैपेसिटर एनर्जी 0 हो जाएगी। सो एट दिस पॉइंट इंडक्टर एनर्जी मैक्सिमम, कैपेसिटर एनर्जी 0। कैपेसिटर एनर्जी 0 होने का मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, बट इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड है, तो अब इंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, लेकिन करंट तो फ्लो होगा, और कैपेसिटर उल्टा चार्ज होना शुरू हो जाएगा, उल्टा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। सो नाउ करंट डिक्रीज होगी, इंडक्टर से एनर्जी किस में ट्रांसफर होगी? कैपेसिटर में। तो एट दिस पॉइंट कैपेसिटर एनर्जी मैक्सिमम और इंडक्टर एनर्जी 0। अब धीरे धीरे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, करंट बंद, सेम पहले जैसी सिचुएशन आ गई, लेकिन कैपेसिटर उल्टा हो गया। सेम पहले जैसी सिचुएशन आ गई, बट कैपेसिटर अपोजिट चार्ज हो गया। अब कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, कैसे? ऐसे। फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, देन करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो इट विल गो लाइक दिस। देन अगेन इंडक्टर एनर्जी मैक्सिमम एंड कैपेसिटर एनर्जी 0, एंड कैपेसिटर इज नाउ डिस्चार्ज्ड। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, बट द करंट विल कंटिन्यू। तो फिर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। अब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा तो कैसे होगा? ये पॉजिटिव और ये
नेगेटिव, एंड फिर करंट कम होने लगेगा। तो इस तरह से करंट ऑसिलेट करती है, एनर्जी भी ऑसिलेट कर रही है, एनर्जी भी इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर, एनर्जी ऑसिलेट करती जा रही है, करंट भी ऑसिलेट करती जा रही है। अब जिस फ्रीक्वेंसी से ये करंट ऑसिलेट कर रही है उस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? सेम वही जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। क्यों? दो ही कंपोनेंट है सर्किट में, तो दोनों की वोल्टेज बराबर होगी। सो व्हाट इज frequency of oscillation? 1/2 pi root LC. So this circuit is used to produce electromagnetic wave. हमने इसमें जो बात की वो बात की आइडियल इंडक्टर, आइडियल कैपेसिटर। ना तो इंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस है, ना कैपेसिटर में कोई रेजिस्टेंस है, राइट? लेकिन ऐसा होता नहीं है, नथिंग इज आइडियल। तो एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, तो ऑसिलेशन हमको कैसे मिलेंगे? डैम्ड ऑसिलेशन मिलेंगे। ऑसिलेशन हमको मिलेंगे डैम्ड ऑसिलेशन, यानी इस टाइप से। तो उसके लिए क्या करते हैं? कैपेसिटर को एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जितनी एनर्जी कंज्यूम होती जाती है उतनी एनर्जी हम कैपेसिटर को देते जाते हैं, ठीक है? तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि तुम एक कैपेसिटर लो और इंडक्टर लो तो बना दोगे, नहीं। कैपेसिटर को कंटिन्यूअस एनर्जी भी प्रोवाइड करनी होती है, राइट? ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज कन्वर्ट कर देता है, यानी वोल्टेज चेंज कर देता है, ठीक है? वोल्टेज को आप कम कर सकते हो, वोल्टेज को आप ज़्यादा कर सकते हो। कितना कम कर सकते हो? कितना भी। कितना बढ़ा सकते हो? कितना भी। देयर इज नो लिमिट, राइट? इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में इंडक्टर में दो कॉइल्स होती हैं, राइट? तो ये हमारी ऐसे कोर होती है। It's made out of laminated iron sheet to reduce eddy current, right? इस पे इस तरह से कॉइल रैप्ड होती है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे हम सोर्स लगाते हैं और ये हम लोड कनेक्ट करते हैं। यू कैन इंटरचेंज सोर्स एंड लोड, ठीक है? यानी इसको प्राइमरी बना सकते हो, इसको सेकेंडरी बना सकते हो, नहीं? अब ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स है तो यहाँ पे एक फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स होगा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इससे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो फ्लक्स इससे लिंक हो गया, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, नहीं? अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट है तो फ्लक्स भी टाइम वेरिंग होगा, टाइम वेरिंग फ्लक्स है तो ईएमएफ इंडक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये सिर्फ एसी के लिए काम करेगा, डीसी के लिए काम नहीं करेगा, क्यों? डीसी में करंट स्टेबल, फ्लक्स सेम, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं होगा, राइट? सो दिस वर्क्स ओनली ऑन एसी। अब अगर इधर वोल्टेज V1 है और इधर वोल्टेज V2 है, इधर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इधर नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, इधर करंट I1 है और इधर करंट I2 है। सो फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K is equal to N2/N1, राइट? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ाना, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज कम करना।
Now, the voltage ratio V2 by V1 is equal to N2 by N1. The current ratio is inverse of N1 by N2. ट्रांसफॉर्मर इज हाई एफिशिएंसी डिवाइस, इसमें एनर्जी लॉस बहुत कम होता है, ठीक है। हाई एफिशिएंसी डिवाइस है, एनर्जी लॉस कम होता है, तो इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर आर क्लोज टू इक्वल। इनपुट पावर आउटपुट पावर क्लोज टू इक्वल होती है।